स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? अगर हम गूगल की माने तो उसका जवाब है इटली की 1088 AD में स्टैब्लिश हुई द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। लेकिन दोस्तों, वो ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। असल में हमारे प्रश्न का सही जवाब है तक्षशिला, जो इंडस रिवर के किनारे 10th से 8th सेंचुरी BC के बीच स्थापित किया गया था। लिटरेरी एविडेंस के बेसिस पे ऐसा माना जाता है कि संस्कृत ग्रामर के ओरिजिनेटर पनीनी और अर्थशास्त्र के राइटर चाणक्य तक्षशिला में ही पढ़ाया करते थे। वहीं मौर्यास के एम्पायर में भी ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल हब था। हालांकि प्रेजेंट डे सिचुएशन में ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन पार्टीशन से पहले ये यूनाइटेड इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था। वहीं अगर हम प्रेजेंट डे इंडिया की बात करें तो बिहार में लोकेटेड नालंदा वर्ल्ड की फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो 5th सेंचुरी AD में स्टैब्लिश की गई थी। देशवासी तो छोड़िए, यहाँ पर फेमस चाइनीज ट्रेवलर्स फाहिन, ह्यूनसांग, आई सिंह इत्यादि बुद्धिज्म और संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। प्राचीन काल से ही इंडिया अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा सदियों तक शिक्षा के आदान प्रदान का माध्यम बनी रही है। वहीं संस्कृत वैदिक युग में लिखी गई। आर्यभट्ट और पिंगाला की मैथमेटिक्स बेस्ड रिसर्च वर्क, सुश्रुता और चरक की मेडिकल साइंस बेस्ड बुक्स और वरब मेहरा के एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत आज भी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च को गाइड करते हैं। 7th सेंचुरी AD में हर्षवर्धन एम्पायर के दौरान शिक्षा ग्रहण करने भारत आए ह्यूनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी या बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में महाभारत की शिक्षा पद्धति की तारीफ करते हुए लिखा कि एजुकेशन को ले इतना एंथुसियाज्म और डिसिप्लिन मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ गंभीर से गंभीर टॉपिक्स को भी शास्त्रों और नॉलेज पे बेस्ड डिबेट्स के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। यही नहीं, यहाँ की आम जनता से एजुकेटर्स और फिलोसफर्स को जैसा सम्मान मिलता है वो अद्वितीय है। दोस्तों, इससे हमें साफ पता चलता है कि हमेशा से ही हमारे देश में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को उनके फंडामेंटल राइट्स के रूप में एनलिस्ट किया गया है और सभी को इक्विटेबल एंड फ्री क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए ही गवर्नमेंट द्वारा 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनाया गया, जिसे कॉमनली राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। यही नहीं, अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी देखें, यूनाइटेड नेशंस ने भी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे 2015 में सेट किए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक माना है। दोस्तों, आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम इंडिया के एजुकेशन सेक्टर पे चर्चा करेंगे, जिसकी मदद से हमारा देश ग्रेटरनेस के उस डिजर्विंग पोजीशन पे वापस पहुंच सकता है। इस वीडियो का मकसद आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम के उन इश्यूज से अवगत कराना है जिनके कारण एक ग्लोरियस हिस्ट्री होने के बावजूद आज हम कई इश्यूज से जूझ रहे हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट द्वारा लिए गए उन स्टेप्स पे भी चर्चा करेंगे जिनकी मदद से इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होने की संभावना रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल UPSC GS2 के गवर्नेंस और सोशल जस्टिस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 19,499 की डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ ही समय में आप इन प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखेंगे। दोस्तों, क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त शाम 6 बजे से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज करने के अनेक कारण हैं,
एजुकेशन सिर्फ बेटर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी सोसाइटी की सोशल वेलबींग एंड पीस मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हम न केवल सही और गलत के बीच की अपनी समझ को बेहतर करके अपने लिए इम्प्रूव्ड मोरल एंड एथिकल गाइडलाइंस सेट कर पाते हैं, बल्कि ये हमारे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलबींग का भी एक डिसाइडिंग फैक्टर सिद्ध होता है। एजुकेशन से हमें रिक्वायर्ड नॉलेज, टेक्निक, स्किल एंड इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे हम अपने राइट्स और ड्यूटीज की समझ को और बेहतर करके एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड अपनी सोसाइटी के एक अकाउंटेबल सिटीजन बन पाते हैं। अगर हम देखें तो वैसे तो क्राइम और एजुकेशन लेवल के कोरिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ढेरों इंटरनेशनल रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडिया के वेरियस प्रिजन्स में लॉज्ड प्रिजनर्स में लगभग 70% प्रिजनर्स ऐसे हैं जो या तो इलिटरेट हैं या फिर उन्होंने 9th क्लास तक ही शिक्षा ग्रहण करी है। वहीं इनमें ग्रेजुएट या उससे हायर एजुकेशन वाले प्रिजनर्स महज 8% है। इससे हम साफ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ाता है, उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज में एसोसिएट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। अगर हम इसे ब्रॉडर स्केल पे देखें तो एजुकेशन एक सोसाइटी को भी सम्मिलित रूप से पीसफुल एंड लॉ अबाइडिंग बनाती है। यही नहीं दोस्तों, क्या आपको पता है एजुकेशन का सीधा कोरिलेशन एक सोसाइटी की होलिस्टिक हेल्थ से भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट के अनुसार वो स्टेट्स जहां विमेन एजुकेशन का लेवल ज़्यादा है, उन स्टेट्स ने चाइल्ड एंड मदर हेल्थ पैरामीटर्स जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा में अन्य स्टेट्स की तुलना में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। इंडिया में केरला, गोवा, मणिपुर, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। और अगर हम यहाँ के एजुकेशन पैरामीटर्स को देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा सालों की स्कूल एजुकेशन हासिल करने वाली महिलाओं का परसेंटेज नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। वहीं बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के केस में इस मदर्स एजुकेशन एंड चाइल्ड हेल्थ कोरिलेशन का कॉन्ट्रास्ट भी हमें साफ देखने को मिलता है। इसी तरह फीमेल लिटरेसी हैज़ अ पॉजिटिव बियरिंग ऑन द सेक्स रेशियो, एंड जिन स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पिछले 3 डिकेड्स में जेंडर पैरिटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो का पॉजिटिव कोरिलेशन हम नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स में साफ देख सकते हैं। अगर हम सोशल पैरामीटर्स को छोड़ के सिर्फ इकोनॉमिक डेटा को देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स में 2021 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, हर एक एडेड ईयर ऑफ एजुकेशन पे किया गया एक्सपेंडिचर 8.5% का रिटर्न देता है, जो किसी भी अन्य फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान से बेहतर है। यही नहीं, यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017 एंड एजुकेशन कमीशन की लर्निंग जनरेशन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अगर सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन के माध्यम से सिर्फ बेसिक रीडिंग स्किल्स भी प्रोवाइड करा दी जाए तो दुनिया में 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सकता है, जो वर्ल्ड का टोटल 12% होगा। लेकिन ये सभी फायदे तभी उठाए जा सकते हैं जब हम सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को समान रूप से अवेलेबल करवा पाएं। पर अगर हम आज की स्थिति में देखें तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। यदि हम एजुकेशन के सबसे बेसिक पैरामीटर लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया यानी ब्रिक्स देशों के कंपैरिजन में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है, जहां इंडिया को छोड़कर बाकी सभी ब्रिक्स कंट्री का लिटरेसी रेट 90 to 95% से ज़्यादा है। वहीं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2018 के सर्वे के अनुसार इंडिया में ये 77.7% है। उसमें भी फीमेल्स में लिटरेसी रेट 70% के आसपास है। यही नहीं, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के एजुकेशनल अटेनमेंट सब इंडेक्स में 146 कंट्रीज के बीच इंडिया की 107 रैंक है। ये इंडेक्स ही दर्शाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में मेल्स एंड फीमेल्स के लिटरेसी रेट्स एंड एनरोलमेंट रेशियोज में कितना बड़ा जेंडर गैप है। ये जेंडर गैप चिंता का विषय है, क्योंकि अगर एजुकेशन की फील्ड में हमारी आधी आबादी यानी फीमेल्स इतना पीछे रह जाएंगी तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा हमने अभी देखा कि विमेन एजुकेशन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एक एजुकेटेड विमेन ही अपनी हेल्थ का कॉन्शियसली ध्यान रख पाएगी और एक कॉन्शियस हेल्दी विमेन ही एक हेल्दी फ्यूचर जनरेशन को इंश्योर कर पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डेटा पर नज़र डालेंगे तो ये शो करता है कि प्राइमरी एजुकेशन में एंटर करने वाले कुल बच्चों में से सिर्फ आधे ही अपर प्राइमरी लेवल पे एंटर कर पाते हैं। वहीं इसके भी आधे 9 to 12 क्लास की साइकिल में पहुंच पाते हैं।
सो इनका अपनी स्कूलिंग पूरी ना कर पाना भी एक बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी पर भी अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021, जिसका थीम था नो टीचर्स नो क्लास, उसमें ये बात सामने आई है कि इंडिया में लगभग 1.2 लाख स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वन सिंगल टीचर ऑपरेट करता है, और ऐसे स्कूल्स में से 89% रूरल एरियाज में से हैं। यही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में कराए गए सर्वे की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2018 में पाया गया कि क्लास 3 से क्लास 5 में पढ़ने वाले केवल 58% स्टूडेंट ही क्लास 1 के लिए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं। वहीं इस ग्रुप के सिर्फ 47% स्टूडेंट्स ही सिंपल 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन कर पाते हैं। ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन की बात करना भी बेमानी लगता है। वैसे स्कूल एजुकेशन की पुअर क्वालिटी और ज्यादा ड्रॉप आउट्स का एक रीजन पब्लिक स्कूल का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा 2015 में की गई एक रिसर्च के अनुसार स्कूल की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस स्टूडेंट्स को स्कूल के रिगार्डिंग एक नेगेटिव फील देती है, और स्कूल के सोशल क्लाइमेट को लेकर ये नेगेटिव परसेप्शन उनके हाई एब्सेंटिज्म को प्रमोट करता है, विच इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू लो टेस्ट स्कोर्स एंड पुअर एकेडमिक अचीवमेंट। 2019-20 की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट के अनुसार देश के 42,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में पीने के पानी की फैसिलिटी तक नहीं है। वहीं 15,000 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनमें टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ देश के 44% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट का अपने स्कूल को लेकर पैदा होने वाला नेगेटिव परसेप्शन को समझना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन पब्लिक स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पुअर होने का एक बड़ा कारण यहाँ का लो पीपल टू टीचर रेशियो भी है। जहाँ इंडिया में ये रेशियो 24:1 है, वहीं स्वीडन में ये 12:1, ब्रिटेन में 16:1 और कनाडा में 9:1 है। इन कन्वेंशनल इश्यूज के अलावा एजुकेशन सेक्टर में एक नया इशू भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी या पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन में एक डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिल रहा है। खास तौर पर कोविड के दौरान जब बाकी सभी चीजों की तरह स्कूल्स बंद होने की वजह से एजुकेशन भी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाने लगी, तो अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का ये अंतर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला। 2020 की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑन डिजिटल एजुकेशन डिवाइड की रिपोर्ट के अनुसार नियरली 4% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स एंड 23% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स के पास ही कंप्यूटर था। वहीं कंट्री में महज 24% हाउसहोल्ड्स में इंटरनेट एक्सेस था। ऐसे में एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज एंड इक्विटेबल बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अगर अब हम क्वांटिफाइबल इश्यूज को छोड़कर क्वालिटेटिव इशू की बात करें तो जनरली ऐसा देखा गया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम रोड लर्निंग ज्यादा फोकस करता है। साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्री डिमांड स्किल्स में भी एक बड़ा गैप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाईली एजुकेटेड लोग भी इंडस्ट्रीज में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पाने में असफल सिद्ध होते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग अक्रॉस द स्ट्रीम्स इंडिया के महज 46.2% ग्रेजुएट्स ही मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एम्प्लॉयबल हैं। वहीं इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2050 के बीच इंडिया 15 to 64 ईयर्स की वर्किंग एज पॉपुलेशन में 183 मिलियन न्यू वर्कफोर्स ऐड करेगा। साथ ही साथ ऐसा अनुमान है कि अगले 3 दशक में इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स में इंडिया का शेयर 22% होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यह आंकड़ा सुनने में जितना ग्लोरीफाइंग लगता है उतना ही क्रूशल भी है, क्योंकि यदि इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड एम्प्लॉयबल एजुकेशन प्रोवाइड ना कराई गई तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक बर्डन में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी डिग्रेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि स्कूल टीचर्स के लिए स्टेट वाइज अलग अलग सिलेक्शन पैरामीटर्स एंड सर्विस कंडीशंस हैं, और इन टीचर्स की प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे खास ध्यान ना देने की वजह से इनकी क्वालिटी भी इंश्योर कर पाना एक बड़ा चैलेंज है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्वालिटी इंप्रूवमेंट में पीछे रह जाने का एक बड़ा कारण एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी है। इंडिया अभी भी अन्य देशों की तुलना में अपने एजुकेशन पर काफी कम खर्च कर रहा है। खास तौर पर अगर हम दूसरी एशियन कंट्रीज से तुलना करें तो एज पर यूनेस्को डेटा इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर रेट्स ऑन एजुकेशन पर स्टूडेंट। अगर हम 2022 के बजट को ही देखें तो हम पाएंगे कि एजुकेशन के लिए GDP का लगभग 3.2% ही खर्च किया जा रहा है, जबकि अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें जो अपने एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए जानी जाती हैं, वो अपनी GDP का लगभग 6 to 7% एजुकेशन पे खर्च करती हैं।
यही नहीं, जुलाई 2022 में लॉन्च की गई इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी एजुकेशन को जीडीपी का मिनिमम 6% दिया जाना रिकमेंड करती है। ऐसे में कम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की राह में एक बड़ा रोड़ा बन रहा है। यही कारण है कि एजुकेशन की फील्ड में इतने हिस्टोरिक अचीवमेंट्स देने के बाद भी आज वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। हाल ही में जारी की गई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि आईआईएससी बैंगलोर 155th रैंक पे आता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में जारी हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने की दिशा में एक आशा की किरण जरूर जगाई है। इस पॉलिसी ने 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके इंडियन एजुकेशन के फील्ड में एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट प्रपोज किया है। ये पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में 5 फाउंडेशनल पिलर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये पिलर्स हैं एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिससे न केवल इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके बल्कि एजुकेशन के क्वालिटी एनरिचमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंश्योर किया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए ताकि इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेटर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स की मदद से स्कूल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को भी कंबाइन किए जाने की कोशिश की गई है ताकि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड नॉलेज भी प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे वो फ्यूचर मार्केट नीड्स एंड अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे खुद के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज बना सकें। एनईपी 2020 ने हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से 2035 तक 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो अगर वो अचीव कर पाने में कामयाब होती है तो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा स्टेप साबित होगा। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रमोट करने एंड एजुकेशन के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच रखने के साथ साथ एनईपी एजुकेशन में मदर लैंग्वेज के यूज को भी प्रमोट करती दिखाई देती है, जिससे एजुकेशन में लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके और इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सभी को समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टेट के सहयोग से बहुत सी स्कीम्स भी इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे 1995 में शुरू की गई मिड डे मील स्कीम, जिससे स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों को दिन में एक बार न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी बल्कि स्कूल में उनकी अटेंडेंस भी इंश्योर की जा सकेगी। साथ ही एजुकेशन की क्वालिटी इनहांस करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और निष्ठा पोर्टल एक्सेट्रा लॉन्च किए गए हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 2019 में लॉन्च की गई नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में निष्ठा भी कहते हैं, उसके तहत देश भर में 42 लाख टीचर्स को ट्रेन करने का टारगेट रखा गया है। इसी के साथ दीक्षा ऐप के माध्यम से टीचर्स जब चाहें और जहां चाहें अपने मोबाइल की मदद से विभिन्न मॉड्यूल्स में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट पास करके अपनी ट्रेनिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से बदलते रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टीचर अपने स्किल गैप को दूर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि टीचिंग में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव सैलरीज को इंश्योर किए जाने की दिशा में भी काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट एरिक हनुशेक के अनुसार एक अच्छे टीचर द्वारा पढ़ा गया स्टूडेंट 1 साल में 1.5 साल की प्रोग्रेस करता है, वहीं एक इंफीरियर टीचर एक स्टूडेंट की लर्निंग पेस को आधा कर देता है। इसके अलावा एजुकेशन में जेंडर डिवाइड कम करने के उद्देश्य से और खास तौर पे फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे उड़ान स्कीम, जिसके माध्यम से 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से सिलेक्टेड 1000 गर्ल्स को प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री प्रिपरेशन अवेलेबल कराई जाएगी ताकि हायर एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी एलिमेंट्री एजुकेशन में एंड सोशल कैटेगरीज गैप्स को फिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए विद्यांजलि स्कीम, उन्नत भारत अभियान, विद्वान पोर्टल, ज्ञान नेटवर्क एक्सेट्रा स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन की फील्ड में आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बेसिस पर यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी
NEAT, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी एंड स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं ताकि एजुकेशन के फील्ड में डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके और सभी को इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। दोस्तों, गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को देख के लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बन के दुनिया पर परचम लहराएगा, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड यूथ ही भारत के स्वर्णिम युग का नया अध्याय लिख सकता है। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किए गए वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन इसी विश्वास को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, एजुकेशन को लेकर ही नोबेल अवार्डी मलाला यूसुफजई ने कहा था, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। और अगर हम इस कथन के बारे में गंभीरता से सोचें तो यह बात पूरी तरह यथार्थ जान पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस भारत के एजुकेशन सिस्टम पे, और इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि किस तरह से एजुकेशन भारत को फिर से महान बना सकती है। इस पूरी केस स्टडी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि इस टॉपिक से जुड़े हुए मुद्दे यूपीएससी मेंस में काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो उसी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, आवर कंट्री इज फेलिंग ऑन मेनी फ्रंट्स, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।